हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी। एनसीईआरटी आपको पता है चली रही है। इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अवर चेंजिंग अर्थ। और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन दोनों को जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूकंप। तो आपने न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें सुनी होंगी और आई एम श्योर किसी न किसी ने कभी ना कभी इसको फील भी किया होगा। अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलने लगती है। ठीक है, पृथ्वी हिलने लगती है और फिर उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, टेलीफोन की लाइंस होती है वो टूट जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो टूट जाती हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, नुकसान होता है, दरार पड़ जाती हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाती हैं, कई बार बांध जो होते हैं डैम वो टूट जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, नुकसान होता है जब क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। अर्थक्वेक और इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं उन सब चीज़ों को समझेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अपना जितना दे रखा है, और बाकी इसके बारे में डिटेल्स तो फिर अगली वाली क्लासेस में मिलेगी। तो हमने पहले देखा था कि हमारी जो अर्थ में मूवमेंट है इसके पीछे मेनली 2 फोर्सेस काम करते हैं, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ काम करते हैं, उनको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो सरफेस पर काम करते हैं, बाहर जो फोर्सेस काम करते हैं, उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनिक में भी 2 हैं, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोपिक। तो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस वो होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, जिसमें बिल्डिंग माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो इसी का रिजल्ट है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस का। और सडन फोर्सेस में आते हैं आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो वोल्केनो के बारे में तो मैं पूरा डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अर्थक्वेक इसको हम हिंदी में भूकंप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है और अर्थक्वेक आने की वजह से, पृथ्वी के हिलने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर, देखो ये गिर गई है। ठीक है, और सोचो इसमें कितने लोग रहते होंगे और ऐसी कितनी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। आजकल तो इनको हम फ्लैट्स बोलते हैं, फ्लैट्स में मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कितने बड़े लेवल पर जान और माल की, मतलब मैन एंड मटेरियल एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यू कैन इमेजिन नाउ। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी थी, हमारी पृथ्वी में मेनली एक अपर मोस्ट लेयर होती है या एक सॉलिड पोर्शन होता है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। और वो मैंने बताया था, ये प्लेट्स ऑलवेज मोशन में रहती है, हमेशा इनमें क्या चलता रहता है, मोशन चलती रहती है। तो कई बार क्या होता है, ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोलते हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, इनमें मोशन होती रहती है और कई बार ये टकरा जाती है। और जब ये टकराती हैं आपस में तो उसी की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो अर्थक्वेक है इसका रीजन क्या है, मेनली नंबर 1 ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनका टकराना आपस में। ठीक है, आपस में कोलाइड करना। एक कई बार क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तब भी क्या होता है, तब भी आपका अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। ओके, तो अर्थक्वेक के बारे में आप देखते हैं। When the लिथोस्फेरिक प्लेट्स, समझ जाओ वही लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिन पर पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस क्या हैं, स्थित हैं, उनको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो जैसे इंडियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है, ये कई सारी प्लेट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन। तो जब ये लिथोस्फेरिक्स, अब मैंने बताया था, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट। जब ये मूव करती है तो पृथ्वी की सरफेस क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये कि जब ये आपस में मूव करेंगी तो टकराएंगी भी, हो सकता है आपस में एक दूसरे के स्लाइड कर रही हो, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, आपस में टकराने की वजह से क्या हो, तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और वैसे भी आप देखो, किसी चीज़ को मूव करा के देखो, किसी भी चीज़ पर आप, तो उसमें हल्का सा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो दीज वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। और जब ये मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, मूव करती हैं, तो वाइब्रेशन जो है वो साफ पृथ्वी के, जैसे मान लो यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो ये चारों तरफ क्या करते हैं, वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। यही जो वाइब्रेशंस होते हैं इन्हीं को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और एक और बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हो, द अर्थक्वेक इज सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अर्थक्वेक क्या है, सडन मतलब अचानक एंड वायलेंट शेकिंग, जबरदस्त तरीके से पृथ्वी का हिलना, किसका, पृथ्वी की सरफेस का हिलना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, तो ये अच्छी डेफिनेशन है, इसको याद रख सकते हो। द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, या फिर ऐसे कह सकते हो द अर्थक्वेक इज सडन और वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस
ठीक है, ये भी चलेगी आपकी। अब ये जो वाइब्रेशन, जैसे ही मान लो अचानक वॉयलेंट जब पृथ्वी हिलने लगती है, अब हिलेगी कब, रीजन तुम्हें पता ही है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब वो टकराएंगी तो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन है वो एपी सेंटर, ध्यान देना, एपी सेंटर से क्रिएट होते हैं और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। अब ये एपी सेंटर क्या है मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा देखो, ये एक प्लेट हो गई ये वाली, और ये एक प्लेट हो गई लिथोस्फेरिक प्लेट। जब ये मूव करती हैं तो यहाँ पे कहीं वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। ध्यान दो, अर्थ की सरफेस के नीचे यहाँ पर कहीं क्या हुआ है, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं। जो पॉइंट जहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं अर्थ की सरफेस के नीचे, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब ये वाइब्रेशन क्या होंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो अर्थ की सरफेस पर आएंगे। तो ध्यान दो, नीचे से जब ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ आते हैं तो अर्थ सरफेस पर जिस पॉइंट पर आते हैं उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, और एपी सेंटर से ये चारों तरफ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन इज मूवमेंट। अच्छा, हम देखें अगर मान लो कि अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, ये मैंने बता ही दिया। पहला कारण है एक तो लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होना, दूसरा है वोल्केनिक इरप्शन। तो दो कारणों की वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फोकस और एपी सेंटर, जिस जगह पर, अब मान लो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दोनों आपस में मूव कर रही हैं, टकराती हैं, कैसे भी, ऐसे टकरा जाएं ऐसे टकरा जाएं। तो मान लो इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, तो ये वाली जगह तो कहलाती है फोकस। और फोकस ध्यान रखना क्रस्ट के नीचे होती है हमेशा, और ये है अर्थ की सरफेस जहाँ पर हम रहते हैं। तो फोकस के बाद जो वाइब्रेशन से अर्थ की सरफेस पर जहाँ पर आते हैं उसको बोलते हैं एपी सेंटर, और फिर एपी सेंटर से चारों तरफ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो ध्यान देना, एपी सेंटर अर्थ की सरफेस पर होता है और फोकस कहाँ पर होता है, फोकस नीचे होता है अर्थ की सरफेस के नीचे। और फोकस वही पॉइंट है जहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ से अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी वाला बुक का डायग्राम दे रखा है। ये पूरी की पूरी क्या, लिथोस्फेरिक प्लेट है, नीचे इस जगह पर क्या हुआ है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, या फिर हमारा जो अर्थक्वेक है ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोकस की डेफिनेशन दे रखी है, फोकस दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी। अब देखो, सीस्मिक एनर्जी मतलब अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी क्रिएट होती है या निकलती है उसको बोलते हैं सीस्मिक एनर्जी। तो ये फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थक्वेक मतलब की घटना होती है, या फिर यहाँ से सीस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी की वजह से पृथ्वी क्या होती है, वाइब्रेट करती है। इसके बाद, अब फोकस के बाद देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अर्थ की सरफेस पर जहाँ पर ये मतलब अर्थ की सरफेस पर जहाँ पर ये वाइब्रेशंस आते हैं उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, और फिर एपी सेंटर से चारों तरफ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो सीस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो वेव्स हैं ये चारों डायरेक्शंस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, तो फोकस देखो, द प्लेस इन द क्रस्ट, ध्यान दो क्रस्ट में, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। मतलब फोकस कौन सा पॉइंट है, ये क्रस्ट का वो पॉइंट है जहां पर मूवमेंट या वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक बिगिंस, और ये वही पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस की शुरुआत होती है। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी, और यहीं से सीस्मिक एनर्जी क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, सीस्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, क्रस्ट के नीचे जो पॉइंट है इसको फोकस बोलते हैं, और इसको जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट होता है दैट इज एपी सेंटर। ओके, और यहाँ पर देखो ये टूट गई ना आपस में, ये क्रैक से आगे, इसको फॉल्ट बोलते हैं। ओके, और ये जो वेव्स चारों तरफ ट्रेवल कर रही है इन वेव्स को बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। एपी सेंटर क्या है, द प्लेस ऑन दी अर्थ सरफेस। ध्यान देना, एपी सेंटर हमेशा कहाँ होता है, अर्थ की सरफेस पर होता है। अब द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, मतलब ध्यान दो, फोकस के ऊपर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब अर्थक्वेक आता है तो एपी सेंटर वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर तो भूकंप के झटके बहुत तेज गति से महसूस होते हैं, और जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाओगे तो दूर इसका प्रभाव कम रहता है। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अर्थक्वेक आया, ऐसे मान लो 5.4, मान लो वहाँ पर दे रखा है 5.4 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, और इसका एपी सेंटर दिल्ली के पास था, या काबुल के पास था, या ईरान के पास, ऐसे करके मतलब एपी सेंटर के नाम दे के रखते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में, टीवी में जब भी न्यूज़ आती है अर्थक्वेक से संबंधित तो उसमें बता के रखते हैं कि इसका एपी सेंटर कहाँ था। जहाँ पर एपी सेंटर होता है वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है, और एपी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे नुकसान कम होगा। ठीक है, द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। ठीक है, फोकस के ऊपर अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। द वाइब्रेशंस रीच दिस पॉइंट फर्स्ट देन स्प्रेड आउटवर्ड ओवर दिस सरफेस। मतलब वाइब्रेशन जो है फोकस से पहले कहाँ पर आते हैं, एपी सेंटर पर आते हैं, और फिर इसके बाद चारों तरफ ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं।
द ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर। जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जनरली कहाँ पर होता है, एपीसेंटर के पास वाले इलाकों में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो जैसे ही एपीसेंटर से आप दूर जाओगे तो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स, अब इसमें थोड़ा सा दे रखा है, वेव के नाम बता रखे हैं, बाकी तो इनको आगे हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे 11th-12th क्लासेस में। अभी तो इतना ध्यान रखना, जो अर्थक्वेक वेव होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पी वेव्स, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। नंबर 2 एस वेव्स, इनको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और तीसरी है एल वेव्स, जिनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो 3 प्रकार की क्या होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। अब अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्शन की बात करें। प्रेडिक्शन का मतलब है किसी चीज़ की पहले से ही क्या कर लेना, भविष्यवाणी करना, किसी चीज़ का पहले से ही मतलब निर्धारण करना। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि आने वाले 2 दिन या 3 दिन में बरसात हो सकती है, तो मौसम विभाग क्या करता है, उसकी प्रेडिक्शन करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं। वैसे तो अर्थक्वेक को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, मगर फिर भी हमारे लोकल लेवल पर कुछ मतलब मेथड है जिनसे हमें पता चलता है कि भाई अर्थक्वेक आने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो एग्जैक्ट कोई मेथड नहीं है फुल एंड प्रूफ के जो बता दे कि हाँ भाई इस समय पर इतने बजे अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कब जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कब आपस में टकरा जाएं, नोबडी नोज। मगर फिर भी कुछ लोकल मेथड है जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ संभावना बन सकती है। नंबर 1 स्टडिंग द एनिमल्स बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर अजीब होता है उस समय पर, उससे पता चलता है। दूसरा 2 और सेकंड नंबर फिश इन दी पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो तालाब में मछलियाँ होती हैं वो उथल पुथल करने लगती हैं। स्नेक्स कम आउट ऑफ द सरफेस, जो सांप होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं अपने बिल से। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ अर्थक्वेक आने की संभावना है। मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक तो आ गया, अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करोगे, मतलब इसको कैसे पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया है, या फिर आया तो कितना मतलब इंटेंसिटी का है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कुछ उपकरण जिनसे हम मेजर कर सकें। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका फीवर चेक करता है, तो कैसे चेक करता है, एक तो वो थर्मामीटर देगा आपको, उसको बोलेगा कि इसमें उसको मुंह में रखो 2-4 मिनट या 1 मिनट 2 मिनट जितना भी रखवाएगा, फिर वो मेजर करता है कि हाँ यार इतना टेम्परेचर है, तो वो बता देगा कि आपको फीवर है। ऐसे ही अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट है, पहला है सिस्मोग्राफ और दूसरा है रिक्टर स्केल। ठीक है, सिस्मोग्राफ है, रिक्टर स्केल, तो इनसे हमें पता चलता है किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तो सिस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिस्मोग्राफ क्या करता है, अब यहाँ इन दोनों को ऐसे समझो, मैं डॉक्टर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, फीवर है आपको, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको हाथ चेक करता है। हाथ चेक करेगा तो उससे पता लग जाएगा हाँ हाथ गर्म है या नहीं है। ठीक है, हाथ से चेक किया तो उसने डिटेक्ट किया, हाथ ने क्या किया, डिटेक्ट किया यार हाँ मामला गड़बड़ है, मतलब गर्म हो रहा है ये सामने वाला। दूसरा क्या है, अगर उसको एग्जैक्ट पता लगाना है यार इसका टेम्परेचर कितना है, एक तो हमने हाथ लगा के चेक कर लिया डॉक्टर साहब ने, दूसरा क्या है वो एग्जैक्ट पता लगाने के लिए क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अर्थक्वेक आया है ने या नहीं आया है उसको डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए तो यूज करते हैं सिस्मोग्राफ, और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है उसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, तो अर्थक्वेक को एक मशीन होती है जिससे मेजर करते हैं, वो मशीन का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है। और सिस्मोग्राफ क्या है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, ध्यान दो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसके लिए यूज होता है, रिकॉर्ड करने के लिए, एंड मेजरिंग द वाइब्रेशंस, और जो वाइब्रेशंस है उनको मेजर करता है, किसके वाइब्रेशंस, अर्थक्वेक के, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो जैसे ही मतलब कुछ ना कुछ अर्थक्वेक की घटना होगी तो ये क्या कर देगा, ग्राफ सा बना देगा और मतलब मेजर कर लेगा कि हाँ भाई अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, किसको रिकॉर्ड करता है, अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, जैसे आपने सुना है ना अखबार में कभी आता है 2.3 रिक्टर स्केल का, 5.4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो जो 5.4, 2.3, 7.2 है, जितना भी है वो क्या है, रिक्टर स्केल पर उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जनरली जो रिक्टर स्केल होती है यहाँ पर 0 से 10 तक डिजिट्स होती हैं, और 0 से 10 के बीच में हम मेजर करते हैं किसको, अर्थक्वेक को। अब यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, ये अपना बुक में तो नहीं है, खैर एक्स्ट्रा है, देख लो आप कि 2.5 और 2.5 कब है, तो इससे मतलब
अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2.5 या कम है तो इसको तो बड़ी मुश्किल से इसको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। 2 या 3 तक तो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। 3 तक माइनर रहता है, 4 पर लाइट रहता है, 2.5 से 5.4 के बीच में बहुत माइनर डैमेज होता है, माइनर मतलब बहुत हल्का डैमेज होता है। 5 और 6 के बीच में मॉडरेट रहता है, मॉडरेट मतलब हल्का हल्का से नुकसान हो सकता है बिल्डिंग्स को। 6 और 7 के बीच में जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इसकी वजह से जो पॉपुलेटेड एरिया होते हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। और 7 और 8 के बीच में तो भयंकर होता है यहाँ पर तो, ठीक है। इससे बहुत सीरियस डैमेज हो सकता है किसी भी एरिया में। और 8 से ऊपर, 8 या 8 से ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो भयंकर नुकसान होगा वो होगा 8 या 8 से ऊपर, ठीक है। तो अर्थक्वेक को जो अगर इंटेंसिटी मेजर करनी है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है या कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल होती है 0 से 10 के बीच में, तो यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। और ये स्केल जो होती है 0 से 10 के बीच में होती है। यहाँ पर बता रखा है एनसीईआरटी बुक में ही। अगर अर्थक्वेक 2 या 2 से कम है तो उसको मुश्किल से फील किया जाता है, बस फेल्ट कर सकते हैं, बस फील किया जा सकता है, हाँ भाई अर्थक्वेक आया है, महसूस होता है, बस नुकसान कुछ नहीं होता। अगर अर्थक्वेक 5 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है, जो चीज़ें होती हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उनको गिरा सकता है, ठीक है। या मतलब कोई भी चीज़ें हो सकती हैं गिर सकती हैं। 6 या 6 से ज़्यादा का है तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डैमेज हो सकता है। और 7 वाला जो है इसको तो मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब देखो 0 से हम 10 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे एक पॉइंट है, जैसे 6 से 7 पर जाओगे तो 7 वाला जो होगा ना 6 वाले से 10 गुना ज़्यादा मतलब खतरनाक होगा, ठीक है। तो ईच लेवल इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस लेवल। जैसे जैसे आप मान लो मैंने बताया था ना, अगर 6 और 7 इसके बीच में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, 7। कितना खतरनाक है 7 वाला, 6 वाले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो हर एक लेवल पर क्या होता है 10 गुना मतलब उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है अर्थक्वेक का, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब प्रिपेयर्डनेस क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे बढ़िया तरीका कि आप खुली जगह में चले जाओ, ठीक है। ओपन एरियाज में चले जाओ और लेट जाओ वहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। मगर आजकल तो बड़े बड़े शहरों में जगह तो है ही नहीं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ पर शरण लेनी चाहिए, तो इसको मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में आसानी समझ में आ जाएगा। तो भूकंप से बचने की तैयारी, कहाँ पर आश्रय लें, कहाँ पर आश्रय मतलब कहाँ पर आप ठहरे, कहाँ पर आप मतलब अपने आप को ले जाए। तो पहली चीज़ सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है, तो रसोई के जो काउंटर या मेज के नीचे, रसोई का जो काउंटर होता है या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में अपने आप को छुपा लें। किन किन चीज़ों से दूर रहें, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा सामना करने से विश्वास रखें, ठीक है, विश्वास करें। तो मतलब यही है सेफ स्पॉट का मतलब है कहाँ पर आपको अपने आप को ले जाना है। तो अपने किचन काउंटर के नीचे, टेबल या डेस्क जो होती हैं उसके नीचे या किसी दीवार के कोने में ले जाना है अपने आप को। किस किस चीज़ से दूर रहना है, स्टे अवे फ्रॉम, एक तो फायर वाले प्लेसेस से दूर रहना है, चिमनी वाले जो प्लेसेस होते हैं उससे दूर रहना है, और विंडो जो होती हैं, खिड़की, मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स जो टूट सकती हैं, टूटने वाले सामान होते हैं उनसे दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, अब हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, लोगों को बता के रखना चाहिए। अब जैसे आपको पता चल गया कि अर्थक्वेक क्या होता है और हमें क्या करना है, तो आप क्या होगे, अवेयर होगे, आप जागरूक हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने आसपास जितने भी हैं सबको बताना है कि अर्थक्वेक के केस में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। डिजास्टर मतलब कोई भी अगर ऐसी आपत्ति आती है, नेचुरल डिजास्टर आती है, तो इससे सामना करने के लिए हमें क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। तो यही है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ओपन स्पेसेस में जाओ, नहीं तो फिर किसी ना किसी चीज़ के नीचे अपने आप को छुपा लो। और जहाँ पर आग वाग लगने की संभावना है, टूट फूट होने की संभावना है, उससे दूर रहें। बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उससे दूर रहें, ठीक है। यही सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो अपने आप झुक जाओ, कवर कर लो अपने आप को और होल्ड पकड़ के रखो किसी चीज़ को। ये जनरली 3 मेथड्स हैं। अच्छा, 2 टर्म और मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, सिस्मोग्राफी एंड सिस्मोलॉजिस्ट। अभी हमने देखा था अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक एनर्जी। तो सिस्मोग्राफी क्या है, द स्टडी
ऑफ अर्थक्वेक शॉक एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफी। मतलब अर्थक्वेक के दौरान जो झटका लगेगा, अर्थक्वेक के दौरान जो अफेक्ट होंगे, क्या क्या चीज़ अफेक्ट होती है, तो अर्थक्वेक के बारे में सारी चीज़ें स्टडी करना क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी एक प्रकार की साइंस हो गई जो किससे डील कर रही है, विच इज डीलिंग विद अर्थक्वेक ओनली, अर्थक्वेक एंड इट्स इम्पैक्ट। दूसरा क्या है, सिस्मोलॉजिस्ट। तो सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स के बारे में जानकारी रखते हैं या इनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सिस्मोलॉजिस्ट इज ए साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मोलॉजिस्ट ऐसे व्यक्ति या ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो किन किन के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो अर्थक्वेक का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अर्थक्वेक का सिंपल सी बात है, नुकसान ही नुकसान होगा। वायलेंट अर्थक्वेक कॉजेज सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो खतरनाक अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से लाइफ को, मतलब लोगों की जान जा सकती है, जानवरों की जान जा सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का क्या होता है, नुकसान होता है। इसकी वजह से हिली एरियाज में लैंडस्लाइड हो सकता है, ज़मीन खिसक सकती है, ज़मीन में दरार आ सकती है, क्रैक आ सकती है। अगर यहाँ पर कोई ट्रैवल कर रहा है तो गाड़ी वाड़ी नीचे धस सकती हैं। ठीक है, क्रस्ट और वस्टिंग ऑफ रिवर डैम, जो डैम होते हैं बड़े बड़े पानी के वो टूट सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स ब्लॉक हो सकती हैं, रिवर्स जो जा रही है, अगर लैंडस्लाइड हो जाता है तो लैंड की वजह से रिवर्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, उसका पानी किसी दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं किसके, अर्थक्वेक के। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है, किसके बारे में, गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में केस स्टडी क्या है, आपको पता है गुजरात में 2001 में 26 जनवरी 2001 में एक अर्थक्वेक आया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 में एक अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, 6.9 रेक्टर स्केल पर 6.9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। और कब आया था, 2001 में। किस जगह पर आया था, यह आया था भुज। अर्थ जो अपना जैसे इंडिया ये हो गया, तो यहाँ वाला जो एरिया है ये अपना गुजरात है, तो यहाँ पर भुज जो जगह, भुज में मतलब बहुत भयंकर वाला क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। इसमें ऐसा माना जाता है कि एक स्कूल के 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स, इनको अपनी मतलब जान का खतरा था। बिल्डिंग और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कॉलेप्स ना हो जाए, गिर ना जाए। साथ ही साथ में यहाँ पर 2-4 पॉइंट बता रखे हैं कि जैसे भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड, मतलब 3 दिन तक वहाँ पे लोगों को मतलब खाने की, मेडिसिन की और कपड़े वपड़े इनकी समस्या, मतलब इनकी भी समस्या थी कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ, फ़ोन की लाइन्स टूट गई, वाटर पाइपलाइंस टूट गई, पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स थी वो भी मतलब डैमेज हो गई थी। और फायर इन द सिटी, कई सारी जगह पर क्या हो गया था, क्या आग लग गई थी कई सारी जगह पर, जहाँ पर मतलब आग का काम होता था, आग से संबंधित काम होता था। और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। सीएम ने मतलब अपील की थी, वहाँ के गुजरात के सीएम थे, उन्होंने क्या की थी, अपील की लोगों से। किस चीज़ की अपील की थी, सेंटर से, कि भाई आप हमें क्या करो, मदद दो, फाइनेंशियल हेल्प दो, और मतलब हमें जितना हो सके उतना क्या करो, हेल्प दो। तो 2001 में 26 जनवरी 2001 में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया था। इतना मतलब अब अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो 6.9 रिएक्टर स्केल का मतलब इतनी इंटेंसिटी का भूकंप आया था। और कहाँ पर आया था, भुज गुजरात में आया था। तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना। तो भुज कहाँ है, भुज है गुजरात में। कितनी इंटेंसिटी का आया, 6.9। और कब आया, 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब अर्थक्वेक आएगा तो सीधी सीधी बात है, नुकसान तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे नोट्स, स्टडी मटेरियल एज वेल एज आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है आवर चेंजिंग अर्थ, इसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखेंगे द वर्क ऑफ रिवर्स। और इसके अलावा बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे विद पिक्स। मतलब रियलाइज करोगे आप अब ज्योग्राफी को, वैसा नहीं रटना पड़े। जो कुछ लिखा है उसको सबको मैं यहाँ पे आपको विद पिक्स आपको दिखाऊंगा। तो हमने देखा था हमारी जो पृथ्वी है उसमें 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, 2 प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ में मूवमेंट होते हैं। पहला फोर्स है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, सरफेस के अंदर काम करते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं। तो हमने अपनी बुक में जो अर्थक्वेक दे रखा है, वोल्केनो दे रखा है, इनके बारे में देख लिया है। इवन लैंडस्लाइड भी हल्का सा देख लिया। लैंडस्लाइड में क्या, जमीन खिसक जाती है, ठीक है, किसी भी कारणवश।
और एक्सोजेनिक फोर्सेस में दो होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल में तो क्या होता है, किसी भी सरफेस का वियरिंग डाउन, मतलब उसका कटाव होता है, और डिपोजिशन में जो कटाव के दौरान जो सेडिमेंट्स होते हैं वो किसी जगह पे जाके जम जाते हैं। तो इरोजन और डिपोजिशन करने में दो चीज़ हेल्प, मतलब ये चीज़ें हेल्प करती हैं। क्या क्या हेल्प करती है, रिवर्स, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। आज हम देखेंगे रिवर्स का मतलब क्या क्या काम होता है, और रिवर्स से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं हमारे, जो आप देखते हो प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो द लैंड, अब हम इन्हीं के बारे में देखेंगे, इनमें क्या क्या काम करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से काम करते हैं, या हम इनको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो इनमें मेनली दो ही फोर्सेस काम करते हैं, एक तो वेदरिंग और दूसरा है इरोजन, ठीक है। हम कह सकते हैं द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेसेस। हमारा जो लैंडस्केप है, जैसे मान लो माउंटेन्स हो गए, तो जो माउंटेन्स हैं या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो उनका जो वियरिंग, वॉर्न अवे का मतलब है उसका घिसाव, किसी चीज़ का उसका कटाव, ठीक है। एक्चुअली ये वियर की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो सब पता ही होगा आपको। तो उनका जो किसी भी लैंडस्केप का जो कटाव है वो सिर्फ दो ही वजह से होता है, पहला वेदरिंग और दूसरा है इरोजन, ठीक है। तो वेदरिंग में क्या होता है, कोई भी जो मतलब रॉक्स होती है वो चटक जाती है, क्रैक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिसको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इरोजन में क्या होता है, वही फ्रेगमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले आते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, ETC, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अभी जो इरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पर कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो देखने को मिलते हैं। फिलहाल अब हम देखेंगे वेदरिंग एंड इरोजन, क्या मतलब है इन दोनों का। बार बार आ रही हैं ये सारी चीज़ें, अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाओगे, आगे के चैप्टर्स में जाओगे, तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आते तो फिर ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो वेदरिंग, तो यहाँ पर आप देखो ये है एक चट्टान, रॉक, अब देखो पूरी घिस गई है, घिस घिस के कुछ नहीं बचा, यहाँ से पोली पड़ गई है, खोखली पड़ गई है, और यहाँ से देखो घिसती जा रही। तो मतलब वेदरिंग में क्या हो रहा है, चट्टान धीरे 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 करके लंबे समय के बाद पहले तो ये ब्रेक होती है, और ब्रेक होकर इसमें से फिर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, फिर हवा पानी की वजह से वो पार्टिकल्स बह बह के चले जाते हैं। तो किसी भी चट्टान का क्या होना, ब्रेक हो जाना, ये एक प्रकार का क्या है, वेदरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखना वेदरिंग क्या होती है, अभी देखते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स। जो रॉक्स होती हैं उनका क्या होना, ब्रेक होना, मतलब चटकना, टूटना ऑन दी अर्थ सरफेस। आपको पता है रॉक्स हमारी, अच्छा एक कमेंट करके बताओ रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जो हमारी रॉक्स होती हैं उनका क्या होना, ब्रेक होना, क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब आई ये देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा जो मतलब पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, तो दिन में जब धूप निकलती है तो पहाड़ हो जाते हैं गर्म, और बड़ी धीरे धीरे ठंडे होते हैं। पहाड़ ऐसे नहीं है कि बड़ी जल्दी गर्म हो गए, बड़ी जल्दी ठंडे हो गए। हाँ, एक सैंड होती है जिसको हम रेत बोलते हैं। अगर आप रेतीले इलाकों में गए हो या आपने फील किया हो, मैंने पर्सनली देखा है, थार डेजर्ट में बहुत रहा हूँ मैं, बाड़मेर, तो वहाँ पर जो रेत होती है ना, तो रेत की एक क्वालिटी होती है सैंड की कि बड़ी जल्दी तो गर्म हो जाती है, और जैसे ही शाम होती है बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है शाम को सच में। मगर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में भी रहा हूँ मैं पर्सनली, अलवर में आपको पता है अरावली माउंटेन सीरीज है, तो पहाड़ क्या दिन में धीरे 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 करके तो गर्म होते हैं, मगर रात में धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ये बड़ी इनकी प्रॉपर्टी है, पहाड़ हो गया या पानी हो गया। वाटर भी देखो, वाटर भी धीरे धीरे करके गर्म होगा और धीरे धीरे करके ही क्या होता है, ठंडा होता है। तो पहाड़ दिन में तो सन की एनर्जी से क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और रात में ठंडे होते हैं, फिर गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा। अगर यार कोई भी चीज़ गर्म ठंडा मतलब बार बार गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें ब्रेक आ जाते हैं, टूट जाती है। आपने अगर कभी देखा हो, जो कांच होता है, कांच को अगर गर्म कर दो और अचानक उस पर पानी डाल दो, भाई साहब ब्रेक हो जाएगा, वो चटक जाएगा, बड़ा डेंजरस रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, डे टाइम में जो रॉक्स होती हैं वो हीट होती हैं, किसकी वजह से, सन की वजह से, और नाइट में जो रॉक्स होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं। और ये प्रोसेस डेली का है, बहुत तेज गति से, ठंडे तेज गति से, मतलब कूल होना और तेज गति से क्या होना, उसका गर्म होना, ये रिपीट होता रहता है। हीटिंग और कूलिंग का जो प्रोसेस है ये क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्रैक मतलब चटक जाती हैं वो, ठीक है, दरार पड़ जाती हैं। एंड दीज
क्रैक्स वाइडन फर्दर, और ये क्रैक्स धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। एंड फाइनली रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज, और धीरे धीरे करके जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने लग जाएंगी। तो अब क्या हुआ, रॉक्स का ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन हुआ देखा, यही चीज़ क्या कहलाती है, वेदरिंग कहलाती है। अब जो मटेरियल बचा है यहाँ से टूटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। और ले जाने वाले जो एजेंट होते हैं, इरोजनल एजेंट, उसमें विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ये क्या हुए, एजेंट हो गए। ठीक है, तो इरोजन का मतलब क्या है, इरोजन अब यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे सैंड है, सैंड यहाँ से बह के जैसे ही बरसात आई यहाँ से बह के यहाँ से चली गई। यहाँ से देखो पानी के जो निशान से बने हुए हैं, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जा रही है। तो किसी भी चीज़ का कटाव होना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। ओके, तो इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, ग्लेशियर जो होते हैं। तो वियरिंग अवे मतलब किसी चीज़ का कटाव होना। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है, इरोजन कहलाती है। तो इरोजन करने वाले जो एजेंट हैं, एजेंट कौन कौन से हैं, वाटर, विंड और आइस। ये जो एजेंट है ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इरोजनल एजेंट। एंड द इरोडेड मटेरियल, इरोडेड मटेरियल मतलब जो सेडिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इरोडेड मटेरियल। The eroded material is carried away or transported by the wind, water and eventually deposited। अब जो मटेरियल इरोड हुआ है किसके द्वारा, विंड, वाटर के द्वारा, अब फाइनली वो दूसरी जगह पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो एक जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह कोई चीज क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। अब वो सेडिमेंट जाके दूसरी जगह पे जम रहे हैं और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, उसका डिपोजिशन। तो हमने पढ़ा था रिवर्स क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, किसका, रॉक्स का, और वही रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स ले जाती है और प्लेन वाले एरिया में ले जाकर उनको छोड़ देती हैं और वहां पर बनते हैं प्लेन्स। समझ रहे हैं, तो रिवर क्या करती है, दोनों काम कर रही हैं, इरोजन भी कर रही हैं एज वेल एज डिपोजिशन भी कर रही हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि इरोजन का मतलब क्या, देख रहे हो क्या कटाव हो रहा है। ये कुछ मैदानी वाला इलाका है, ओ पानी बह के आ रहा है, देखो कैसे गड्ढे कर दिए, यहाँ से मिट्टी बहा बाकी किसी दूसरी जगह ले गए, एंड दिस इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन। अब हम देखेंगे लैंड स्लाइड। स्लाइड मतलब खिसक जाना है, किसका खिसक जाना है भैया, जमीन का। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा जमीन का एरिया यहाँ पर आ गया, और सोचो यहाँ पे देखो, सोचो कितने सारे घर मतलब इसमें तबाह हो गए और कितने सारे लोग मर गए। तो लैंड स्लाइड भी बड़ा डेंजरस है। ठीक है, यहाँ पहाड़ी इलाकों में कई बार क्या जमीन खिसक जाती है और नीचे वाले घर वर सब बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे देखो कितना दूर तक मतलब इम्पैक्ट हुआ है, दैट्स वेरी डेंजरस। तो ए लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन सॉइल, सैंड, रॉक्स रैपिडली रश डाउन ए माउंटेन। जब क्या होता है, जो सॉइल होती है या सैंड होती है, जो रॉक्स होती हैं, वो तेज गति से क्या हो जाए, माउंटेन से नीचे की तरफ खिसक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड बोलते हैं, जमीन का खिसकना बोलते हैं। यहाँ पे देखो पूरी पूरी ये रोड था बढ़िया और जमीन खिसक गई और देखो क्या हालत हुई है, कार भी नीचे चली गई, दैट इज कॉल्ड लैंड स्लाइड। ओके, अब हम देखेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक, वर्क ऑफ रिवर। अब हम जानेंगे रिवर का क्या काम होता है। हालांकि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि रिवर दो काम करती है, पहला काम करती है इरोजन करना और दूसरा काम करती है डिपोजिशन करना। तो जो माउंटेन्स का इरोजन करती है वो भी रिवर करती है, और जो प्लेन्स बनते हैं वो बनाने का काम भी कौन करती है, रिवर करती है। और रिवर से संबंधित बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जब हम देखेंगे भाई समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, दिमाग में सेट कर लो, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी, आप ज्योग्राफी जब तक पढ़ोगे। देखो रिवर जहाँ से पैदा हो रही है, जहाँ से जन्म ले रही है, उसको हम बोलते हैं रिवर का ओरिजिन पॉइंट। अगर कोई पूछ ले रिवर का ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है, तो आपको बताना है जिस जगह से रिवर शुरुआत कर रही है, अपने आप को बन रही है, जहाँ पर रिवर बनना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर पानी निकलना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सोर्स या ओरिजिन ऑफ द रिवर। अब आपको पता है हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं वो दो प्रकार की हैं, खैर हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे। एक तो हैं हिमालयन रिवर्स और दूसरी हैं पेनिनसुलर रिवर्स, या हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न रिवर्स और सदर्न रिवर्स। तो हिमालय पे क्या है ऐसा, हिमालय से रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब आपको पता है हिमालय पे पाए जाते हैं ग्लेशियर्स, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, और वो पहाड़ पिघलते हैं तो पानी निकलता है, और वही पानी किसका रूप ले लेता है, रिवर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो मतलब जहाँ से पानी आना स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हो गया ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, अब जैसे मान लो ये रिवर ओरिजिन हुई और ये मैं जो बना रहा हूँ ये है रिवर का कोर्स।
क्या है ये रिवर का, यहाँ से रिवर आई और रिवर ऐसे करके मुड़ गई, यूँ मुड़ गई और यूँ चलेगी, ये है रिवर का कोर्स। अच्छा, अब इस रिवर में ये बड़ी रिवर है, अब इसमें क्या है, कई सारी छोटी छोटी रिवर मिल जाती हैं। जैसे एक रिवर यहाँ से आई, यहाँ मिल गई, दूसरी यहाँ से आई, यहाँ मिल गई। हालांकि इसका ओरिजिन ये हो जाएगा और इस वाली का ओरिजिन ये हो जाएगा, मगर ये जाके इस रिवर में मिल जाती हैं। तो कुछ रिवर क्या होती है, छोटी छोटी होती है, जिनकी कैपेसिटी कम होती है, जिनकी औकात कम होती है, तो वो क्या करती हैं, बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं और उन रिवर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। ठीक है, एक तो मेन रिवर हो गई, अगर मेन रिवर में कुछ रिवर आके मिल जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। अच्छा, अब रिवर, अब जैसे मान लो ये समझ में आ गया, पहला सोर्स हो गया। अच्छा, रिवर फाइनली फिर क्या है, किसी ना किसी ओशियन में जाकर मिल जाती हैं। तो ओशियन में जाकर मिलती है ना, तो रिवर का वो वाला पॉइंट कहलाता है माउथ। क्या कहलाएगा, रिवर का माउथ। रिवर का माउथ वो पॉइंट होता है जहां पर रिवर अपने पानी को किस में मिला देती है, ओशियन या सी में मिला देती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, कई बार बाढ़ से आ जाती है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो ये पानी जो है आसपास के रीजन में चला जाएगा। तो ये पूरा आसपास का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन। क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन। और अब एक चीज और देखो, रिवर में ऐसे बैंड से आ रहे हैं, कभी इधर मुड़ रही है, कभी इधर मुड़ रही है। ये जो बैंड होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इनको बोलते हैं मियांडर। क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं। और कई बार क्या है, ये बैंड बढ़ते जाते हैं और कट के अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक कट के अलग हो गया। ठीक है, किससे अलग हो गया, मियांडर से अलग हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। तो हमने कई सारे टर्म्स देखे और चलो इनको विद पिक्स देखेंगे आराम से आगे चल के। वर्क ऑफ द रिवर, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। इरोड मतलब वही किसी चीज का कटाव करना। तो जो पानी में जो रनिंग वाटर होता है ना, जो पानी होता है वो रनिंग वाटर जो होता है वो किसी भी लैंडस्केप, अब लैंडस्केप जैसे बात करें माउंटेन्स, तो माउंटेन्स को क्या करते हैं, इरोड करते हैं। और यही पानी जब किसी ऊंचाई से गिरे, किसी ऊंचाई से नीचे गिरे, जैसे देखा आपने जब रिवर का पानी, जैसे यहाँ से रिवर का पानी जो नीचे गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, स्टीप एंगल। स्टीप एंगल मतलब एक जो सीधा एंगल बना रहा है, तो इसको कहते हैं हम वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, झरना बोलते हैं। देखो क्या होता है वाटरफॉल, व्हेन द रिवर टंबल्स, टंबल मतलब लुढ़क जाना, गिर जाना। व्हेन द रिवर टंबल एट स्टीप एंगल, ये देखो एंगल कैसा बन रहा है, स्टीप। हालांकि एंगल कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता है तो स्लोप होता, मगर ये नीचे सीधी जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्टीप एंगल। जब कोई रिवर टंबल हो किस पर, स्टीप एंगल, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स वाटरफॉल्स। या तो किसी हार्ड रॉक पर गिरे, या तो किसी हार्ड रॉक पर गिरे, या किसी रिवर वैली में नीचे जाके गिरे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स में क्या होता है, कुछ रिवर्स जो होती है ना, वो अपना कोर्स चेंज करके ऐसे, अब जैसे रिवर कोई यूँ जा रही होगी ऊपर, मगर ये यहाँ पर गिरने लग गई, तो ये बन गया वाटरफॉल। बड़ा शानदार जगह होती है, मस्त जगह होती है, मजा आता है सच्ची में। खैर, वाटरफॉल्स क्या होते हैं, वाटरफॉल्स कैन बी डिफाइंड एज वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। मतलब वर्टिकल है, देखो ऐसी जो लाइन होती है ना, इनको तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ऐसे जो खड़ी कोई चीज़ है, खड़ा, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो पानी क्या हो रहा है, आपने देखा जो वर्टिकली फॉल कर रहा है, समझ गए। तो वाटरफॉल क्या है, वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप मतलब गिरना, पानी का वर्टिकली गिरना किसी ग्रेट हाइट मतलब ऊंची हाइट से, क्या कहलाता है, वाटरफॉल या वाटरफॉल बन जाएगा। और हमारी दुनिया में बहुत सारे हजारों वाटरफॉल्स हैं, और वाटरफॉल्स जो होते हैं ये भी कटाव करते हैं, हार्ड सरफेस को कम काटते हैं, सॉफ्ट सरफेस को ज़्यादा काटते हैं, ये समझ गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, और वेनेजुएला एक कंट्री है, और ये कंट्री आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है, और जल्दी बताओ इन दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाली जो एक लैंड मास है उसका नाम बताइए, क्या है उस लैंड मास का नाम, आपको बताना है कमेंट करके। आप पढ़ के आए हो 6th क्लास में, ठीक है, नहीं पढ़ के आए तो 6th क्लास के वीडियो देख लेना, मैंने सारे बना रखे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ी है ज्योग्राफी वाली। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री, और ये कंट्री कहाँ पर आती है, साउथ अमेरिका में आती है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो वेनेजुएला, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल। पानी कहाँ से गिर रहा है, देखो यहाँ से पानी गिर रहा है, सोचो कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है, क्या ज़बरदस्त सीन है सच्ची में। तो ये कहाँ का है, ये है वेनेजुएला, और वेनेजुएला पड़ता है साउथ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो हैं, तो ये हो गया वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका में। और नाइग्रा फॉल्स दूसरा कौन है, नाइग्रा फॉल्स, ये कहाँ पर है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री हैं, यूएसए, और यूएसए के ऊपर है कनाडा। तो यूएसए और कनाडा को अलग करने वाला वाटरफॉल है नाइग्रा वाटरफॉल्स। ठीक है, दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है ये, देखो क्या मस्त है भाई, गजब मज़ा आ गया। यहाँ से ये पानी जो गिर रहा है जो वर्टिकल फॉल होता है इसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये वाटरफॉल्स क्या करता है, यूएसए एंड कनाडा को क्या करता है, अलग करता है। अब तीसरा वाटरफॉल दे रखा है विक्टोरिया फॉल्स, ये कहाँ पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनको क्या करता है, इनके बॉर्डर पर है। ठीक है, बॉर्डर पर है, किसके बॉर्डर पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ओके, तो तीसरा हम देखते हैं ये है विक्टोरिया फॉल्स जो कि अफ्रीका में किसके बॉर्डर पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो ये हुए हमारे वाटरफॉल्स। अब हम देखेंगे मियांडर्स। अभी मैंने बताया था मियांडर्स क्या होते हैं, तो ये जो आपने देखने ना रिवर में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, इन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न्स को क्या बोलते हैं, मियांडर्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो एज रिवर्स एंटर द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्ट करती है और टर्न्स करती है, एंड फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मियांडर्स। और ये जो बैंड बना रही है ऐसे करके बड़े बड़े बैंड बन रहे हैं, बैंड मतलब ऐसे यूं बैंड बन गया, यूं बैंड बन गया। ठीक है, इन्हीं बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, मियांडर्स बोलते हैं। और ड्यू टू इरोजन, कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मियांडर, द एंड्स ऑफ मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब आप देख रहे हो ना, पानी यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, तो ये जो कॉर्नर है ना, एंड, यहाँ पर क्या है, पानी का मतलब ज़मीन का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इरोजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत पास पास आ जाते हैं जो बैंड होते हैं। ध्यान देना, दोबारा पढ़ रहा हूँ, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मियांडर्स, जो मियांडर की साइड होती हैं वहाँ पर जो एंड होते हैं मियांडर के, एंड ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, ये वाला जो एंड है ये आपस में और क्लोज होते चले आएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। और कई बार तो ये जो लूप है, ये एक बैंड है, इतना ज़्यादा कट हो जाता है कि अलग ही हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे होगा और ये अलग होकर यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे एक लेक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अपनी रिवर हो गई, और रिवर का पानी कई बार फ्लड जब आती है तो ये आसपास के एरिया में फैल जाता है, और ये पूरा जो एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन्स। ठीक है, और यहाँ पर ऊंची ऊंची रिवर का जो ऊंचा ऊंचा किनारा होता है, रिवर का जो किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। तो रिवर का जो ऊंचा ऊंचा जो रेज पार्ट होता है, किनारा होता है, उसको लेवीज बोलेंगे, लेवीज। ठीक है, और ये करके बैंड जो दिखा रखा है इसको मियांडर, और ये बैंड अगर अलग हो जाए एक पार्ट, इसको इससे बनती है ऑक्सबो लेक। और जितने एरिया में जो फ्लड प्लेन मतलब एरिया में जो मतलब पानी फ्लो करता है रिवर का फ्लड के दौरान, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, फ्लड प्लेन्स बन जाएगा। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखा रखा है दैट इज फ्लड प्लेन्स। तो देख रहे हो कितना, और रिवर कैसे फ्लो कर रही है, यूँ जा रही हो, भगवान क्या मस्त मजे ले रही है रिवर। ठीक है, क्या लूप बना रही है। ठीक है, तो ये ऐसे करके रिवर फ्लो करती है, ये इसको हम बोलते हैं रिवर का कोर्स। क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, रिवर का कोर्स है। अब ऑक्सबो लेक मैंने अभी बताई थी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब कुछ समय में, कुछ समय मतलब कोई लाखों सालों में, अब पता नहीं हजारों साल, लाख साल, जितने भी साल लगें, 1000 साल लगें, 100 साल लगें, कुछ समय का मतलब ये है कि सालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मियांडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट लेक कॉल्ड ऑक्सबो लेक। मतलब कुछ समय में क्या होता है, जैसे मान लो ये रिवर यूँ फ्लो कर रही है, तो ये वाला एक लूप बन रहा है, ये वाला लूप अब धीरे धीरे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाता है कोई लूप मियांडर का, तो वो बनाता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, बड़ा शानदार है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी दिखा रखा है ऐसे, ये अलग हो गया एक लूप, तो ये लूप अलग हो गया तो एक लेक बनाएगा, कट लेक, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। अब है फ्लड प्लेन्स, मैंने अभी बताया था, एट द टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। तो कई बार क्या होता है, रिवर ओवरफ्लो कर जाती है, तो जिसके जो किनारे होते हैं बैंक्स, उनको भी क्या कर जाएगा, पानी क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में क्या आ जाएगी, फ्लडिंग आ जाएगी। अब देखा होगा आपने, छोटा सा एग्जांपल ले लो, घरों के आसपास नाली रहती है, नॉर्मल पानी आता रहता है तो नाली में पानी जाता रहता है, मगर एक साथ अगर ज़्यादा पानी आए तो नाली का पानी जो है बाहर आ जाएगा और रोड पर आ जाता है, और रोड पर फिर गंदगी हो जाती है, और मतलब पानी भर जाता है, तो पानी फैल के कहाँ पर आ गया, रोड पर आ गया। ऐसे ही कई बार जब पानी ज़्यादा आता है रिवर में, या बरसात की वजह से पानी ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या करती है, अपने जो बैंक्स होती है, बैंक्स मतलब जो किनारे होते हैं, तो किनारों से पानी बाहर क्या कर जाता है, ओवर फ्लो कर जाता है, और जिसको हम बोलते हैं फ्लडिंग। रिवर के आसपास के एरिया में क्या आ जाएगी, फ्लडिंग आ जाएगी। ए रिवर फ्लड्स
ये रिवर्स फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। जब रिवर फ्लड करती है ऐसे पानी बहुत ज़्यादा आता है तो आसपास के एरिया में ये क्या करती है, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है, छोटे छोटे जो फाइन सॉइल लेके आती है, उसको क्या कर देगी, बैंक के सहारे डिपोजिट कर देगी। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, और इसी की वजह से क्या बनते हैं, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनेंगे। ये तो आपने देखा रिवर फ्लो है, कई बार जब ओवरफ्लो करती है तो आसपास के एरिया में क्या करेगी, फ्लड करेगी, फैल जाएगी और आसपास के एरिया में क्या जमा कर देगी, फाइन सॉइल जमा कर देगी और ये एरिया बन जाएगा, फ्लैट प्लेन बन जाएंगे और इसी फ्लैट प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं रिवर का। समझ गए? ओके। अब लेवीज मैंने अभी बताया ही था, लेवीज क्या होती हैं, जो रिवर का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उठा हुआ जो किनारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। किनारा मतलब रिवर के जो दो किनारे होते हैं लेफ्ट और राइट, तो उठे हुए जो किनारे होते हैं उनको हम बोलते हैं रेज्ड बैंक्स। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये रिवर फ्लो कर रही है और ये इसके उठे हुए भाग हैं बड़े बड़े से, इनको हम क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। और आसपास के एरिया में क्या है, फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड के दौरान यहाँ पर पानी आता है और सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। और ये लेवीज कब बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फ्लडिंग पीरियड। जब फ्लडिंग पीरियड आता है तो ये जो डिपोजिशन है वो जम जाते हैं और फिर जैसे ही पानी कम होता है तो वहाँ पर मिट्टी रह जाती है और थोड़ा ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग रह जाता है, जिसी को हम लेवीज बोलते हैं। और इनकी हाइट जो होती है लगभग 10-10 मीटर तक होती है, बहुत बड़े होते हैं भाई ये, ठीक है। तो ये देखो लेवीज यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है और ये आसपास के एरिया और यहाँ पर मटेरियल जमा है। अब है डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो एक तो होता है ट्रिब्यूटरीज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको समझो, यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हुई, यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हुई और ये फ्लो करती आ रही है। जैसे ये समुद्र के पास पहुँचती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती है। अब इसकी हिम्मत नहीं होती आगे ले जाना सेडिमेंट्स को, तो ये रिवर क्या है, कई रिवर में बट जाती है। जैसे यहाँ से ये आई, ये दो में बट गई, यहाँ से आई, ये यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई, इसमें से ये बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो जब कोई रिवर अपनी एक रिवर कई सारी रिवर्स में बट जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को बांटना। जैसे मैं कहता हूँ एक मिठाई का डिब्बा है, उसमें 50 पीस हैं मिठाई के, तो क्लास में बच्चे भी 50 हैं या फिर 52 मान लो, 52 मान लो, तो मैं किसी बच्चे से कहता हूँ हाँ भाई इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब बांटो। तो यहाँ पर एक रिवर आ रही है और ये कई सारी रिवर्स में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो रिवर्स हैं यहाँ पर बन रही हैं ओशियन के पास या सी के पास, इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। समझ गए? अगर कोई रिवर यहाँ से आके मिल जाए दूसरी जगह से, रिवर में मिल रही है बाहर से आकर कहीं से, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। मगर जब अंतिम स्टेज आती है रिवर की तो वहाँ पर रिवर अपने आप को क्या कर लेती है, कई सारी स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और इन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही रिवर सी के पास पहुंचती है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, तो पानी जो है रिवर में फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप, और रिवर क्या करती है, अपने आप को ब्रेक करने लगती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, छोटी छोटी रिवर्स। स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो छोटी छोटी नदियों में रिवर्स अपने आप को डिवाइड कर लेती है, इन्हीं छोटी छोटी नदियों को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिवर चलना स्टार्ट किया, जैसे ये यहाँ आएगी समुद्र के पास तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और रिवर अपने आप को कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बांट लेगी। यही छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके, the river becomes so slow that it begins to deposit its load। लोड का मतलब है रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है, जब इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है ना तो सेडिमेंट्स को यहाँ पे जमा कर देगी और यहाँ पर जब ये सेडिमेंट जमा हो जाते हैं तो यहाँ बनता है डेल्टा। क्या बनता है, डेल्टा। और एक और क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एंड विच रिवर्स फॉर्म दैट डेल्टा, ये भी चीज़ आपको बतानी है। समझ गए? ओके, तो रिवर क्या हुआ, स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो कई सारी रिवर्स में ब्रेक हो गई और यही छोटी छोटी जो नदियां हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं तो रिवर्स क्या करती है, अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं वहीं पर जमा कर देती है, लोड को जमा कर देती है और वहां पर बनता है भाई क्या, डेल्टा। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना खुद का माउथ होता है। माउथ क्या होता है, जब रिवर अपने पानी को समुद्र में मिलाए, ओशियन में मिलाए, एंटर करे तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, माउथ। अब जैसे मान लो ये रिवर आ रही है और ये इसने पानी अपना ओशियन में मिला दिया, सी में मिला दिया, तो ये रिवर का क्या हो गया, माउथ। ये वाली का ये माउथ। तो हर रिवर का अपना अपना क्या होता है, माउथ। तो रिवर क्या करती है, अपने माउथ के पास अपनी सैंड को क्या कर देती है, जमा कर देती है। ठीक है,
तो यहाँ पे और देख सकते हो, यहाँ से मेन रिवर आ रही है, यहाँ से इसमें ट्रिब्यूटरीज मिल गई, छोटी छोटी नदियाँ कहीं और से आ रही होंगी, कन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट है। फाइनली ये कहाँ पहुँची, समुद्र के पास पहुँची और फिर ये ब्रेक हो गई। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, ब्रेक जब हुई डिस्ट्रीब्यूटरीज, और बाकी रिवर अपना पानी मिलाए तो वो ट्रिब्यूटरीज, और ये जहाँ पर रिवर अपना पानी समुद्र के साथ मिलाती है तो वो रिवर का क्या कहलाता है, माउथ, और जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट होती है वो क्या कहलाता है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, लास्ट है डेल्टा। डेल्टा मैंने बता ही दिया था, कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा। जितने भी माउथ बन रहे हैं छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज के, वहाँ पर जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, उन सेडिमेंट्स को अगर इकट्ठा कर दें सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दी आपको। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारा की सारा स्टडी मटेरियल और हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। बस इसको ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, अवर एनवायरनमेंट, और इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अवर चेंजिंग अर्थ, और इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके द्वारा क्या क्या काम किया जाता है और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम जानेंगे। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। ये भी देखा था कि हमारी जो अर्थ है उसमें मूवमेंट है, उसके 2 कारण हैं। अर्थ पर जो मूवमेंट होते हैं, अर्थ पर जो गतियाँ होती हैं, अर्थ में जो हलचल होती है, उसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ अंदर काम करते हैं फोर्सेस, पृथ्वी के अंदर काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस पृथ्वी के बाहर काम करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सडन फोर्सेस और दूसरे होते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस अचानक काम करते हैं, जबकि डायस्ट्रोपिक फोर्सेस जो होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और सडन फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सारी घटनाएं होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो पृथ्वी की बाहर जो आउटर सरफेस है वहाँ पर काम करते हैं, और इसमें मेनली 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है इरोजनल और दूसरा होता है डिपोजिशनल फोर्सेस। इरोजनल फोर्सेस की वजह से कोई भी सरफेस जो होती है उसमें वियर होता है, मतलब उसका कटाव होता है, और डिपोजिशन की वजह से कोई नई सरफेस बनती है। इरोजन और डिपोजिशन करने के लिए मेनली 4 एजेंट हैं, एक है रिवर, दूसरा है विंड, तीसरा है सी वेव्स और चौथा है ग्लेशियर्स। तो आज हम देखेंगे सी वेव्स के बारे में, समुद्री लहरों के बारे में। तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर किसी समय पहले, बहुत समय पहले यहाँ पे पूरी की पूरी रॉक हुआ करती थी, मगर यहाँ पर समुद्र के पानी की वजह से, लहरों की वजह से क्या हुआ, इस पूरी की पूरी रॉक का क्या हो गया, इरोजन हो गया। और देखो यहाँ पर एक पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर एक गुफा सी बन गई, केव सी बन चुकी है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं बिल्कुल आर पार जो दिखाई दे रहा है ये आर्क सी बन गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में देखेंगे, इनसे संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहली चीज़ एक याद रखनी है आपको, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इंडिया में आपको पता है, ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसकी वेस्टर्न ईस्टर्न साइड है, और ये है इसकी वेस्टर्न साइड, और ये है इसकी सदर्न साइड। तो आप देखोगे जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और आपको कमेंट करके बतानी है कि व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, इधर ईस्ट की साइड में वे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, साउथ की साइड में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, और वेस्ट की साइड में अरेबियन सी, मतलब तीनों तरफ इसके पानी पानी है। तो ये ब्लू जो दिखा रखा है ये क्या है, वाटर। अच्छा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, इसको हम अगर जूम करके देखें तो इंडिया का जो ये ब्लू वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया, समुद्री तटीय एरिया बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है ज़मीन और समुद्र दोनों मिलती है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो इधर आप देख सकते हो ये समुद्र का पानी, ओशन का वाटर है, और इधर आपका लैंड वाला पार्ट है जहाँ पर ये मिलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। और इसी कोस्टल एरिया में आपको पता है बीच पाए जाते हैं, इसी कोस्टल एरिया में पोर्ट्स पाए जाते हैं जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज रुकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो समुद्र का पानी वो किसको हिट करेगा, कोस्टल एरियाज को ही हिट करेगा। और जो तूफान आता है, साइक्लोन्स जो आते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा किसको हिट करते हैं, कोस्टल एरियाज को ही हिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पानी की वजह से 3-4 टर्म्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जो सी वेव्स होती हैं उनकी वजह से सी केव क्रिएट होती हैं, सी आर्क क्रिएट होती हैं,
और स्टैक, ये क्रिएट होती है 3 चीज़ें। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये बस ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है टॉपिक है वर्क्स ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोस्टल एरिया में जाओ, जब भी आप समुद्र तट वाले इलाके में जाओ, तो वहाँ पर देखोगे जो सी वेव हैं उनकी वजह से बड़ा स्पेक्टिकुलर फीचर्स क्रिएट होते हैं। स्पेक्टिकुलर मतलब ज़बरदस्त देखने लायक फीचर्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पर देखने पर, इतने शानदार शानदार चीज़ें क्रिएट की जाती हैं किसके द्वारा, सी वेव्स के द्वारा। ठीक है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो जो सी वेव्स की वजह से जो इरोजन होता है और जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से बड़े शानदार शानदार से एरिया क्रिएट होते हैं और कोस्टल एरिया के आसपास लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समुद्र की लहरें आ रही है और समुद्र की लहरें लगातार लगातार किसको, रॉक्स को हिट करती रहती हैं। अगर आप समुद्री एरिया में जाओ या फिर आपने कोई साउथ की मूवी देखी हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाते हैं समुद्र का पानी आता है जाता है जाता है, लगातार समुद्र की लहरें चलती रहती हैं। और समुद्र में जो लहरें आती हैं वो भी किसकी वजह से आती हैं, मैं आपको बता दूं, एयर की वजह से। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं की वजह से क्या होती है, लहरें भी तेज चलती हैं। तो बड़ी मतलब शानदार नज़ारा होता है वहाँ पर, आप देखोगे। तो सी वेव जो होती हैं वो लगातार रॉक्स को हिट करती रहती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे ही लंबे समय तक अगर यही प्रोसेस चलता रहे कि सी वेव्स हिट करती रहें कोस्टल एरियाज को और रॉक्स को, जब ये हिट करती रहती हैं लंबे समय तक, तो यही क्रैक जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं और फाइनली जो रॉक्स होती हैं ब्रेक होने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे सी केव्स। समुद्र में के एरिया में जो रॉक्स होती है वहाँ पर आपको ऐसी गुफा टाइप दिखेगी। तो ये जो गुफा टाइप बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं। और ये गुफा कैसी है, होलो मतलब खोखली, होलो लाइक केव्स, केव्स का मतलब गुफा, होलो मतलब एकदम खोखली। होलो लाइक केव आर फॉर्म ऑन दी रॉक्स। ये जो रॉक्स हैं उन पर एक खोखली सी केव्स मतलब बना दी गई हैं। किसके द्वारा बना दी गई है, सी वेव्स के द्वारा बना दी गई हैं। इन्हीं को बोलते हैं सी केव्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, सी केव्स बोलेंगे। जो खोखली सी आपको केव दिखाई दे रही है रॉक्स में, इनको सी केव्स बोलते हैं। दूसरा है सी आर्क्स। ठीक है, ये सी आर्क्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब समुद्र का पानी दोनों तरफ से हिट करे, मतलब इधर से भी हिट करे और इसके बैक साइड से भी हिट करे, तो ये जो रॉक्स होती हैं बिल्कुल आर पार हो जाती है और यहाँ पर एक आर्क दिखेगी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर ऐसे जो आर्क बनाते हैं बिल्कुल ऐसे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, आर पार मतलब दोनों तरफ। केव में क्या होता है, गुफासी बनती है यहाँ पर दोनों तरफ। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो उधर साइड से भी लगेगा और इधर साइड से भी लगेगा, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगता है। किसका फोर्स लगता है, जो सी वेव्स होती हैं वो लगातार इरोजन करती हैं आगे से और पीछे से किसी रॉक्स का और बिल्कुल उसको आर पार कर देती हैं। ठीक है, एज द कैविटीज बिकम्स बिगर एंड बिगर ओनली, कैविटी मतलब जो गुफा टाइप सी बन जाती हैं, बिगर एंड बिगर ओनली, द रूफ ऑफ केव रिमेन्स एंड दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। तो पहले तो आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए, पहले तो बनती है सी केव, इधर से हिट कर रहा है, ऐसी दूसरी साइड से भी केव बनेगी और ये लगातार लंबे समय तक ऐसे हिट करते रहें तो जो केव है वो बड़ी होती चली जाएगी, जो गुफा है वो बड़ी होती चली जाएगी और फाइनली सिर्फ छत ही छत बचेगी और बिल्कुल आर पार हो जाएगी ये। और ऐसा जो एरिया बनेगा उसको हम बोलते हैं सी आर्क। ठीक है, तीसरा स्टैक्स। स्टैक्स क्या होता है, अब देखो कई बार क्या है, अब जैसे मान लो इसको हिट करते जाओ तो कई बार ये छत भी खत्म हो जाती है और जब ये छत भी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर एक आपको बस एक स्टैक जैसे चट्टान सी दिखेगी, बस कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसा एरिया दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। जब ये इरोजन लगातार चलता रहे तो ये जो रूफ है, छत है, ये भी क्या हो जाती है, छत भी मतलब क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और सिर्फ क्या बचती है, एक दीवार सी बचती है। और ये दीवार आपको ऐसे यहाँ दिखाई दे रही है घनी सारी, ये जो दीवार जो दिखाई दे रही है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। तो पहले क्या बना आपका, केव बनी, फिर आर्क बनी, फिर छत भी खत्म हो गई तो ये एक बची आपकी स्टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब इरोजन रूफ को भी खत्म कर देता है तो वॉल्स बचती हैं और यही वॉल लाइक जो फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, सी क्लिफ। अब देखो कोस्टल एरिया में आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे नीचे पानी है और ऊपर आपको एक उठा हुआ भाग दिखाई देगा वर्टिकली। इस उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इस उठे हुए भाग को बोलते हैं सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो मतलब समुद्र के पानी से बिल्कुल वर्टिकल अगर देखोगे तो यहाँ पर जो एरिया दिखाई देता है
बिल्कुल वर्टिकल और ऊपर जो एरिया दिखाई देता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉकी एरिया को। इस रॉकी एरिया को बोलते हैं सी क्लिफ, ठीक है। तो ये समुद्र वाला एरिया हो गया और इसके समुद्र के पास ही ऐसे वो जो वर्टिकल स्टीप मतलब एकदम सीधा ऊपर उठा हुआ जो भाग है वर्टिकली सी वाटर के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। बीचेस, बीच तो आप जानते ही हो, समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर बड़े शानदार दृश्य होते हैं। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा और लोग बाग जाते हैं, हीरो हीरोइन जाते हैं और लोग बाग आम आदमी भी घूमने जाते हैं, नॉट ओनली हीरो हीरोइन। तो ऐसे यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पर ये बीच है और यहाँ पर लोग बाग बड़ा मतलब एंजॉय करते हैं, आते हैं जाते हैं घूमते हैं, समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, बड़ा शानदार माहौल होता है, इसको हम बोलते हैं बीच। तो ये समुद्र के आसपास के जो किनारे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। यहाँ पर एक और बीच देख सकते हो, कितने सारे लोग यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं। समुद्र के यहाँ पे पानी है और यहाँ पर ये लैंड वाला पार्ट है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, बीच कहलाती है। सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स, सोर्स मतलब जो समुद्र का किनारा होता है। तो जो सी वेव्स होती है, पानी की जो लहरें होती हैं, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं उनको कहाँ पर, समुद्र के किनारे पर छोड़ देती हैं और यही चीज़ क्या बन जाती है, बीच बन जाती है। तो यहाँ पर आपको बजरी सी कुछ दिखाई देगी और समुद्र के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर बीच की बात करें हमारे देश में तो कई सारे बीच हैं। केरल में है कोवलम और महाराष्ट्र में जुहू, गणपति फुले और मुंबई बीच भी है और गोवा का बीच, पुरी उड़ीसा का बीच और चेन्नई में एक बीच है मरीना बीच। मरीना बीच में तो मैं पर्सनली जाके आ चुका हूँ। तो ये है मरीना बीच, यहाँ पर आपको रोड दिखाई दे रहा है और ये आपको बीच है और यहाँ पर है आपका वो सी है, ये वाला समुद्र है और ये वाला पूरा की पूरा बीच दिखा रखा है। देख सकते हो कितने सारे लोग हैं और यहाँ पर मार्केट भी रहता है पूरा लंबा, मछली मार्केट मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये रोड है यहाँ पर समुद्र, ये चेन्नई का दृश्य है। चेन्नई में एक बीच है मरीना बीच, तो ध्यान रखना मरीना बीच कहाँ पे है, चेन्नई में। ओके, तो ये हुआ हमारा सी वेव्स वाला टॉपिक भी। अब एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम और एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे अवर चेंजिंग अर्थ का लेक्चर नंबर 16। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। और इसमें हम लास्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे वर्क ऑफ ग्लेशियर्स और वर्क ऑफ विंड्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्फ़ के बड़े बड़े से जो रॉक्स दिखाई दे रही है, बड़े बड़े से पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ के, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। और आपको पता हो तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। एज वेल एज जो भारत में जो हिमालय है, हिमालय जो माउंटेन है वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, ऐसे बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं जिनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, पानी निकलता है और यही पानी किसका रूप ले लेता है, रिवर्स का रूप ले लेता है। आपको पता हो तो हमारी जो रिवर है, रिवर गंगा, वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरी एक रिवर है यमुना, वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो मतलब अपनी जो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं, नॉर्थ वाली जो रिवर्स हैं, ज़्यादातर वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। और हिमालय में भी कहाँ से, इन्हीं ग्लेशियर से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे कि ये ग्लेशियर्स इनका भी इनके द्वारा भी कुछ ना कुछ फॉर्म किया जाता है, लैंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पहाड़ है और ये कितने कितने बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई दे रही हैं, या बर्फ़ के बड़े बड़े जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो वर्क ऑफ आइस, आइस का भी कुछ काम है। जैसे हमने देखा था विंड से कुछ ना कुछ काम होता है, वाटर से भी कुछ ना कुछ काम होता है, ऐसे ही आइस से भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। कुछ ना कुछ से मतलब मेरा ये है कि हमने देखा इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दो चीज़ देखी हमने पृथ्वी में। आपको पता है दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक तो जो अर्थ के इनसाइड काम करते हैं और एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर काम करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पर काम कर रहे हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस को करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर और सैंड, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एजेंट्स हो जाएंगे। जिसमें आइस भी, ग्लेशियर्स भी अपने आप में क्या है, एजेंट है जो किसका काम करता है, इरोजन का काम करता है, डिपोजिशन का काम करता है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स क्या होती हैं, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, आइस की जो रिवर्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स ऑल्सो इरोड द लैंडस्केप,
मतलब ज़मीन का जो भाग होता है ना, या जहाँ भी ये मतलब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे मान लो चट्टानों पे पाए जाते हैं, रॉक्स पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, इन लैंडस्केप को इरोड करेंगे, मतलब इनका इरोजन करते हैं बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज दी सॉलिड रॉक बिलो। जब मतलब ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब मूव करते हैं, देखो ग्लेशियर्स में भी क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, ये भी मूव करते हैं, ये भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खिसकते हैं। तब तो जब ये मूव करते हैं, किसके ऊपर मूव करते हैं, सॉलिड रॉक जो इनके नीचे होती है उसके ऊपर मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल और जो स्टोन्स होती हैं उनको भी क्या करेंगे, इरोड करेंगे, और सॉइल और स्टोन्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उनको आगे लेके बढ़ते हैं अपने साथ, ठीक है। ग्लेशियर्स कार्व्ड आउट डीप होलोज, ये भी क्या करते हैं माउंटेन वाले एरिया में, और मतलब एक होलो मतलब होता है खोखली, मतलब अंदर तक खोखला कर देते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो रॉक्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं, इरोड कर देते हैं। इरोड करने के बाद वहाँ पर एक खोखला सा एरिया बना देते हैं। As the ice melt, they filled up with water and become beautiful lakes in mountains। अब माउंटेन वाले एरिया में जैसे आपको मैंने अभी बताया था ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स में क्या होती है, बर्फ होती है, आइस होती है, जब ये मेल्ट होते हैं तो उस आसपास क्या है, पानी पानी भर जाता है। तो पहाड़ी वाले रीजन में जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और पानी का रूप ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो पानी गड्ढों में या फिर आसपास के एरिया में फिल हो जाता है, और फिल हो जाता है तो वहाँ पर बड़ी सुंदर लेक बन जाती हैं, सुंदर झील बन जाती है माउंटेन वाले इलाके में, ठीक है। अब है ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स का मतलब क्या है, देखो हमने रिवर्स के केस में एक चीज़ देखी थी, जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और सेडिमेंट्स को लाके किसी एरिया में छोड़ देती हैं और ये बनाती है प्लेन्स। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो प्लेन्स फॉर्मेशन का जो काम है वो होता है रिवर्स के द्वारा। ऐसे ही ग्लेशियर्स भी अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं और उनको डिपॉजिट कर देते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स बोलेंगे, ठीक है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग और स्मॉल and sand and silt get deposited and these deposits from glaciers these deposit form glacial moraines। मतलब कहने का ये है कि जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो ये भी अपने साथ कुछ ना कुछ मटेरियल लेके जाते हैं, जैसे रॉक्स हो गई, छोटी हो या बड़ी रॉक्स हो, सैंड हो, सिल्ट हो, इन सारी चीज़ों को ये क्या कर देते हैं, अपने साथ मूव करते हैं और किसी दूसरी जगह पर ले जाके क्या कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं। और यही जो डिपोजिट होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये है ग्लेशियल मोरेन्स। पहाड़ी वाले इलाकों में यहाँ पे देख सकते हो जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ग्लेशियल मोरेन्स क्या होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स में जिसमें सैंड, रॉक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनको कौन लेके आता है, इनको लेके आते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ये है ग्लेशियल मोरेन्स। अब है वर्क ऑफ विंड। अब आपको पता है हवा भी काम करती है, हवा का क्या काम है एक बार देखते हैं। तो विंड इज द एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट। अब डेजर्ट आप देख सकते हो, ये वाला जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, डेजर्ट की है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। आपको कमेंट करके बताना है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, नाम बताओ, या फिर एक क्वेश्चन और बताना है, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है उसका भी नाम बताओ, ठीक है। हाँ, तो विंड आपने देखा होगा डेजर्ट वाले इलाके में, डेजर्ट वाले इलाके में क्या रेत ही रेत पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं डेजर्ट वाले इलाके में। टेम्परेचर जनरली, अब डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कूल डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहाँ पर रेत ही रेत मिलती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो ये मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो पहली बात तो मिट्टी जो होती है, सैंड जो होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और बाई चांस अगर इस वाले एरिया में कोई रॉक्स पाई जाती हैं तो रॉक का क्या होता है, इरोजन होता है। तो ध्यान रखना विंड जो है एक्टिव एजेंट है इरोजन एंड डिपोजिशन का, कहाँ पर, डेजर्ट में। अब भाई देखो डेजर्ट में पानी तो आएगा नहीं जो मतलब इरोजन करेगा, तो डेजर्ट वाले इलाके में तो क्या है, हवा ही चलेगी, और हवा ही क्या करती है वहाँ पर, इरोजन का काम करेगी, और हवा ही क्या करेगी, डिपोजिशन का काम करेगी। इरोजन का मतलब जैसा ये माउंटेन है तो इस माउंटेन या मतलब ये रॉक है, इस रॉक का इरोजन करने का काम कौन करेगा, इस रॉक को इरोजन करने का काम करेगी विंड। अच्छा, इरोजन करने के बाद इसमें से सेडिमेंट्स नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर जाएंगे तो इन सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी कौन करेगी, विंड। तो अब ये दूसरी जगह पे जाकर रुक जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ओके, अब देखेंगे मशरूम रॉक्स। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, मशरूम जो वर्ड है ये क्या है, ऐसे जो स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे बरसात के दिनों में, आई होप सब ने आपने देखे होंगे, ऐसे बन जाते हैं, तो ये है मशरूम।
तो डेजर्ट वाले इलाके में जो रॉक्स होती है ना बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन ले लेती हैं, जो ऊपर से तो थोड़ी चौड़ी रहती हैं और नीचे जो इनका बेस होता है वो नैरो होता है। देखो, द रॉक्स इन डेजर्ट इन द शेप ऑफ मशरूम इज नॉन एज मशरूम रॉक्स। मतलब डेजर्ट वाले इलाके में जो रॉक्स पाई जाती हैं, ये देख सकते हो, ये जो डेजर्ट वाले इलाके में जो रॉक्स पाई जाती हैं किसकी शेप में, मशरूम की शेप में जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है वो नैरो होता है, ऊपर वाला जो एरिया होता है वो कैसा होता है, वाइडर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जनरली नीचे जो एरिया होता है, यहाँ पे और देखते हैं इसको जूम करके, यहाँ पे जो लोअर वाला सेक्शन है, लोअर वाले सेक्शन में आपको पता हो तो लोअर वाले सेक्शन में इरोजन ज़्यादा होता है। हवाएं जो है नीचे वाले एरिया का इरोजन ज़्यादा करती हैं, ऊपर वाले का कम करती हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, जब नीचे से ज़्यादा इरोजन हो, ऊपर कम इरोजन हो, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मशरूम जैसा बनेगा। और ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। और ये जनरली कहाँ पर पाई जाती हैं, ये जनरली पाई जाती है डेजर्ट वाले इलाके में। ठीक है, यहाँ पर और देख सकते हो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये हैं मशरूम रॉक्स। तो आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती हैं, डेजर्ट वाले इलाके में। सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स तो आप जानते होंगे, इनको बोलते हैं रेत के टीले। यहाँ पे देख सकते हो रेत के टीले। एक तो आपने देखे होंगे माउंटेन्स, यहाँ पे पूरा की पूरा जो टीला दिखा रखा है ये रेत का टीला है। और ये रेत के टीले भी कहाँ पर पाए जाते हैं, रेत के टीले भी पाए जाते हैं डेजर्ट में। राजस्थान में भी, जैसे इनको राजस्थान में लोकल भाषा में इनको धौरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धौरे। इसलिए राजस्थान बोलते हैं एक धरती धौरारी। राजस्थान की जो धरती है वो कैसी है, धौरे ही धौरे वाली है। मतलब सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स मतलब रेत के जो टीले होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो व्हेन विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो, जब डेजर्ट वाले इलाके में हवा चलती है तो ये क्या करती है, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी उड़ाकर। ठीक है, और जब हवा रुकेगी तो दूसरी जगह पर विंड को क्या कर देगी, जब हवा रुकेगी तो दूसरी जगह पर सैंड को क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। और जहाँ पर हवा रुकती है तो वहाँ पर हिल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा और बहना बंद हो जाती है, देन सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड। तो जो सैंड है वो गिर जाएगी नीचे, हवा ही नहीं चलेगी तो सैंड गिर जाएगी। हवा चल रही थी तो सैंड भी उसके साथ उड़ रही थी। तो आप देखना कई बार गर्मियों में जब तूफान से आते हैं तो बहुत तेज गति से उनके साथ मिट्टी भी आती है। जब तेज हवा चलती है तो उनके साथ मिट्टी भी आती है। और जब हवा शांत होती है तो आपने देखा है कभी शांत हवा में जब हवा नहीं चल रही हो तो मिट्टी उड़ रही है, बहुत रेयर। हवाएं चलती हैं तो उनके साथ मिट्टी आती है। तो ऐसे ही डेजर्ट वाले इलाके में क्या है, और तूफान के तूफान आते हैं, खतरनाक, कुछ दिखाई नहीं देता, सैंड ही सैंड दिखाई देती है, भयंकर, जिनको हम सैंड स्टॉर्म्स बोल सकते हैं, रेत के तूफान। ठीक है, तो जब ये हवाएं चलना बंद हो जाती हैं तो सैंड गिर जाती है और किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, और वहाँ पर एक छोटा सा हिल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये छोटा सा हिल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे एक देख रहे हो छोटा सा हिल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून। जब आप इस पर चलोगे ना तो इसमें पैर धंसते हैं, चलने पर इसमें हमारे पैर धंसेंगे। ठीक है, धंस जाते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर एक एनिमल चलता है जिसका नाम है कैमल। कैमल बहुत ज़्यादा पाया जाता है डेजर्ट वाला इलाके में। उसके पैर थोड़े बड़े होते हैं, गद्दीदार पैर होते हैं, वो पैर क्या धंसते नहीं है। इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान का जो जहाज बोलते हैं, ठीक है, वो है बोलते हैं किसको, कैमल को बोलते हैं। और कैमल यहाँ पर चलने में बहुत मतलब सक्सेसफुल है। और यहाँ पर पानी भी बहुत कम पाया जाता है। तो आपको पता है कैमल को पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है, वो एक ही बार में 10-12 दिन का मतलब अपना पूरा कर लेता है, ऐसा बता। नेक्स्ट है लोइस। लॉइस क्या होते हैं, तो लॉइस को बस इतना समझ लो कि व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट देन विंड कैन कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, इट इज कॉल्ड लॉइस। मतलब कहने का ये, जब सैंड के, जब मतलब रेत, सैंड मतलब जब जो रेत होती है उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फाइन और लाइट होते हैं। फाइन का मतलब बहुत ही ज़्यादा महीन। अब दो वर्ड ध्यान रखना, फाइन और कोर्स। एक वर्ड है फाइन और एक वर्ड है कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है मोटा और फाइन का मतलब होता है बिल्कुल महीन, पतला। जैसे मतलब आटा होता है ना, वो होता है फाइन। और जो दलिया होता है, हम दलिया खाते हैं, वो दलिया कैसा होता है, कोर्स होता है। ठीक है, तो जब ग्रेन्स मतलब कड़, जब रेत के कड़, ग्रेन्स का मतलब है कड़, जब रेत के कड़ बहुत ही ज़्यादा फाइन हो और बहुत ही ज़्यादा हल्के हों तो हवा जो है उनको बड़ी लंबी दूरी तक ले जाती है और फिर उसको क्या कर देगी, बड़े एरिया में जाके डिपॉजिट कर देगी। और जब इनको बड़े एरिया में डिपॉजिट करती है तो वही एरिया क्या कहलाता है, वहाँ पर बन जाता है लॉइस। ठीक है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस आर फाउंड इन चाइना। चाइना में इनके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं, ऐसी फाइन और
लाइट सॉइल जो है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश, और इस प्रकार हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। तो हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्लास 7th ज्योग्राफी के हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, और आने वाले दिनों में चैप्टर 4, 5 सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम देख रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी। इसमें ये चैप्टर हमारा जो चैप्टर 3 है, अवर चेंजिंग अर्थ, ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज एक टॉपिक जो मैंने पहले बताया था कि मैं इसको जरूर कराऊंगा, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में तो नहीं है, मगर हमें ज्योग्राफी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो समझेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब बेसिक है बहुत ज़्यादा। जो आप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी फ्यूचर में भी पढ़ोगे, 8th 9th 10th 11th जब भी पढ़ोगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप 4 इमेज देख रहे हो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दिखा रखा है पहले पार्ट में कि पहले क्या था, स्टार्टिंग में अर्थ के बारे में बता। देखो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली है किससे संबंधित, ये है हमारी पृथ्वी से संबंधित, ठीक है। आज की डेट में आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। मगर बहुत साल पहले, लगभग 225 मिलियन ईयर एगो ऐसा नहीं था। पहले ये जो 7 के 7 कॉन्टिनेंट थे जो आज की डेट में, ये सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और इसका नाम था पेंजिया। ध्यान दो, पहले स्टार्टिंग में आज की डेट में जो 7 मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हम जिनको पढ़ते हैं अपने बुक्स में, ये 7 कॉन्टिनेंट पहले अलग अलग ना होकर सिर्फ एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे, और उस बड़े लैंड मास का नाम था पेंजिया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो, ये जो पेंजिया 2 भागों में ब्रेक हो गया। ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट था उसको लोरेशिया बोलते थे, और साउथ वाला जो पार्ट था गोंडवाना बोलते थे। और इनके बीच में जो ओशियन था ना, उसको बोलते थे टेथिस ओशियन। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंथालासा बोलते थे। और चारों तरफ पानी पानी जो था उसको पेंजिया बोलते थे, और चारों तरफ जो पानी पानी था उसको हम बोलते थे पेंथालासा। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अर्थ में ऐसा माना जाता है, जो अर्थ है हमारी लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो, कि जो लार्ज लैंड मास था उसको तो हम बोलते थे पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो पानी पानी था उसको बोलते थे पेंथालासा। फिर क्या हुआ, अर्थ में मूवमेंट आपको पता ही है, चलते ही रहते हैं। तो ये पार्ट 2 भागों में डिवाइड हो गया। पेंजिया वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट को लोरेशिया बोलते हैं, और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना बोलते हैं। और ध्यान देना, जो इंडिया है ना, इंडिया वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ध्यान देना, इंडिया जो है इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि इसमें से एक प्लेट निकल के ऊपर की तरफ मूव करती है, नॉर्थ की तरफ, और वो जाके टकराती है यूरेशिया से, और जब जाके वो वहाँ पे हिमालय का भी निर्माण होता है। तो ये हम बाकी आगे की क्लासेस में देखेंगे। पर फिलहाल इतना ध्यान दो कि पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना, और बीच में जो ओशियन था उसको बोलते थे टेथिस ओशियन, ठीक है। अच्छा, फिर और लगभग बहुत सालों बाद, लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो, ये जो लोरेशिया था ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और जो गोंडवाना था ये ब्रेक हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो, तो ये जो इंडिया है किस में से निकल के आया है, गोंडवाना लैंड में से। अब ये इंडिया क्या है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। देखो ये ऊपर पहुंचेगा, यहाँ से ये ट्रेवल करेगा इधर की तरफ, और ये टकराएगा किससे, यूरेशिया वाली प्लेट से, और टकरा के फिर यहाँ पर हिमालय का निर्माण करता है। तो ध्यान दो, पहला फेज पेंजिया, चारों तरफ जो पानी पानी था उसको पेंथालासा बोलते थे। फिर पेंजिया 2 भागों में ब्रेक हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में ओशन था उसको टेथिस ओशन बोलते थे। फिर लोरेशिया 3 पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और यूरोप और एशिया को कंबाइंडली हम कहते हैं यूरेशिया। और गोंडवाना जो था ये 4 भागों में, 4-5 में डिवाइड हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और फिर फर्दर और डिवाइड होकर, आगे और डिवाइड होकर यूरोप और एशिया अलग हो गए, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे, और अफ्रीका, इंडिया यहाँ पे पहुँच गया ऊपर की तरफ, एशिया की तरफ, यहाँ पे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ चला गया। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट मतलब एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि मतलब कॉन्टिनेंट्स कभी भी एक जगह पे नहीं रहते। हो सकता है अगले कुछ
लाखों करोड़ों सालों बाद कुछ और नज़ारा बन जाए। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कहती है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं कभी भी स्टेबल नहीं रहते, इनमें छोटी हल्की 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 मोशन होती रहती है, जिसकी वजह से नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने इस थ्योरी को 1912 में दिया था। ठीक है, और इनके अनुसार वही चीज जो मैंने बताई उसको अभी एक बार मैं लैंग्वेज ग्रुप में बता देता हूं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, 1912 एडी में इसको दिया गया था। और ये बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी हमेशा एक जैसी पोजीशन में नहीं रहती है। लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर एज ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। मैंने बताया था ना, लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन ईयर्स एगो सारे के सारे कॉन्टिनेंट ज्वाइन होके उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट का रूप ले रखा था, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। यही पेंजिया के चारों तरफ जो ओशन था, ह्यूज ओशन, उसको हम बोलते थे पैंथालासा। मगर क्या हुआ, समय के साथ साथ ये पेंजिया ब्रेक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 250 मिलियन ईयर से वो क्या था कि जमीन का जो लार्ज लैंड मास था उसको तो बोलते थे पेंजिया, और चारों तरफ जो पानी पानी था उसको बोलते थे पैंथालासा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ब्रेक होगा और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे गोंडवाना, और बीच में जो ओशन था उसको हम बोलेंगे टेथिस सी या टेथिस ओशियन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, the supercontinent Pangaea began to break up about 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो। इतने साल पहले क्या हुआ, जो पेंजिया था ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया दो बड़े बड़े लैंड मास में डिवाइड हो जाता है। पहला लैंड मास था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो लॉरेशिया नॉर्थ में है और गोंडवाना लैंड साउथ में चला गया, और मतलब जो पेंजिया था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक कब हुआ था 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो दो कॉन्टिनेंट है ये फर्दर ब्रेक होते हैं, आगे और ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होकर ये बनाते हैं आज के कॉन्टिनेंट। तो आज आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, और ये जो है पहले किसका पार्ट था, ये सारे सारे पहले पेंजिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आज का दृश्य, पता नहीं अगले कुछ लाखों करोड़ों सालों बाद क्या कंडीशन हो, मगर ये यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, या कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं या जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो ऑलवेज मोशन में रहती है, और मोशन में रहने की वजह से कुछ ना कुछ नए नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक नया टॉपिक और देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट। हालांकि नया तो नहीं है, आपने पढ़ लिया। तो आपको पता ही अर्थ क्रस्ट क्या होती है, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो अर्थ क्रस्ट है कई सारी प्लेट्स में टूटी हुई है, उन प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारे यहाँ पे 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मेजर मतलब बड़ी बड़ी। तो 7 कौन कौन सी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, पहली अफ्रीकन प्लेट, ये हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ये पूरी की पूरी होगी यूरेशियन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, ये वाली होगी अंटार्कटिक प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो यहाँ पे ये वाली होगा पूरा हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और पैसिफिक प्लेट, ये वाली होगी आपकी पैसिफिक प्लेट। तो ये 7 जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हैं 7 मेजर प्लेट्स। और ये किसका पार्ट है, ये है लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है, और ये पहले सारी की सारी जो जितनी भी प्लेट्स थी सारी सारी किसका पार्ट हुआ करती थी, पेंजिया का पार्ट हुआ करती थी। तो आज हमने यही देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही है, ये कहती है कि जो हमारा पहले जो आज की डेट में जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आज की डेट में जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे। पहले एक ही लैंड मास का पार्ट थे जिसको हम पेंजिया बोलते थे, और उसमें फिर ब्रेकअप हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना, फिर फर्दर ब्रेकअप हुए तो आज के कॉन्टिनेंट्स मिल गए। ठीक है, आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें हमेशा क्या रहती है, मोशन रहती है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये हमेशा के मोशन में रहती हैं और नए नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती रहती हैं। बस इतना ध्यान रखना है, यही है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।